आज की चर्चा के लिए हमारे पास 1 दिसंबर 2025 के कुछ अखबारों की सुर्खियां हैं और जब इन्हें एक साथ देखते हैं ना तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है जैसे हम देख रहे हैं कि एक देश असल में बनता कैसे है। मतलब हमारे छोटे छोटे फैसलों से लेकर सरकार की बड़ी आर्थिक योजनाओं तक। बिल्कुल। और इसमें देश के अंदरूनी खतरों से निपटने के तरीके भी हैं और तो और एक इंसान की हिम्मत की कहानी भी है। हाँ, तो ये सारी खबरें अलग अलग होते हुए भी एक तरह से एक ही कहानी कह रही है। भारत के बनने की कहानी। इसमें चुनौतियां भी हैं, कामयाबियां भी और कुछ गहरे सवाल भी। तो चलिए इन खबरों की परतों को एक एक कर खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर द इकोनॉमिक टाइम्स से है और इसकी हेडलाइन ही अपने आप में कहानी है। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति की तारीफ हो रही है क्योंकि उसने 31 लाख रुपए का दहेज लेने से मना कर दिया। जरा सोचिए, किसी को कानून मानने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये कितनी अजीब बात है। हाँ, ये बहुत अजीब है और मतलब यही इस लेख का केंद्रीय बिंदु है। दहेज निषेध अधिनियम तो 1961 से लागू है। अरे हाँ, 60 साल से भी ज्यादा हो गए। बिल्कुल। लेकिन आज भी अगर कोई इसका पालन करता है तो वो खबर बन जाती है। ये दिखाता है कि समाज की हकीकत और कानून की किताबों में कितना बड़ा फासला है। और लेख कहता है कि ये सिर्फ दहेज की बात नहीं है। ये हमारे समाज का कानून के प्रति जो एक चलता है वाला रवैया है उसे उजागर करता है। चलता है वाला रवैया, जैसे जैसे ट्रैफिक लाइट लाल होने पर भी दाएं बाएं देखकर निकल जाना। हाँ, या फिर सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंक देना, ये सोचकर कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। सही बात है। बिल्कुल वही। और लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। ज्यादातर दहेज के मामले पुलिस तक तब पहुंचते हैं जब बात बहुत बिगड़ जाती है। मतलब जब तक हिंसा ना हो जाए। हाँ, जब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत मामला दर्ज होता है, जो पहले आईपीसी का मशहूर 498A था, यानी पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। इसका मतलब ये हुआ कि हम दहेज को एक अपराध के तौर पर रोकने के बजाय उसके नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे हम किसी शराबी ड्राइवर को तब तक नहीं पकड़ते जब तक वो किसी को टक्कर न मार दे। और आपकी ये बात मुझे सीधे दैनिक जागरण की खबर पर ले आती है, जो इस थ्योरी को एक भयानक हकीकत में बदल देती है। वो दिल्ली वाले हादसे की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक नवविवाहित दूल्हा अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज पर काबू नहीं रख पाया और गाड़ी सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रहे 3 नौजवानों पर चढ़ा दी। एक की मौके पर ही मौत हो गई। उफ, ये सुन के ही कितना दुख होता है। एक तरफ शादी की खुशी और दूसरी तरफ एक पल की लापरवाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये उसी चलता है वाले रवैये का सबसे खौफनाक चेहरा है। जब आपको लगता है कि खाली सड़क पर तेज चलाने से क्या होगा, तो ये होता है। इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा पुलिस लगा देने से ये मानसिकता बदल जाएगी? क्योंकि दैनिक जागरण का लेख तो यही मांग कर रहा है। देखिए, पुलिस की मौजूदगी जरूरी तो है, लेकिन वो समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। इकोनॉमिक टाइम्स वाला लेख एक गहरी बात कहता है, हमें प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय होना होगा। प्रोएक्टिव मतलब समस्या होने का इंतजार मत करो, उसे होने से रोको। और ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव की बात है। यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम करता है कि जो कानून सिर्फ कागज पर है उसे असलियत में जमीन पर भी दिखना चाहिए। अच्छा, कानून दिखावे के लिए नहीं होते, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डी ज्यूरे मस्ट बी डी फैक्टो। जो कानूनन है वो हकीकत में भी हो। समझ गई। तो एक तरफ तो ये चुनौती है कि हम बने बनाए कानूनों को ही ठीक से लागू नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ देश का भविष्य बनाने के लिए बड़ी बड़ी नई नीतियों पर बहस चल रही है। देखते हैं वो बहस क्या है। द हिंदू का एक लेख सवाल पूछता है, भारत अनुसंधान और विकास यानी R&D में एक बड़ी ताकत कैसे बन सकता है? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके इनोवेशन पर ही निर्भर करता है। लेख की शुरुआत कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से होती है। क्या आंकड़े हैं? भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का सिर्फ 0.65% R&D पर खर्च करता है। सिर्फ 0.65%? ये तो बहुत ही कम लगता है। इसका मतलब क्या ये है कि हमारा उद्योग जगत इनोवेशन करने से, नए प्रयोग करने से डरता है, बस सुरक्षित रास्ते पर ही चलना चाहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया से करें तो तस्वीर और साफ होती है। 2024 में अकेले मेटा यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी का R&D बजट लगभग $44 बिलियन था। बाप रे! और चीन की कंपनी हुआवे अपने राजस्व का लगभग 21% R&D पर खर्च करती है।
और हमारे यहाँ पुल खर्ची जीडीपी का 0.65% है। और इसमें भी एक और पेंच है। वो क्या? इस खर्च का बड़ा हिस्सा लगभग 60% सरकार की तरफ से आता है। अच्छा, जबकि अमेरिका जैसे देशों में लगभग 70% खर्च निजी कंपनियां करती हैं। मतलब हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में उतना पैसा नहीं लगा रहा है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन लेख में कुछ भारतीय कंपनियों की तारीफ भी तो है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स अपने राजस्व का 6.7% R&D पर लगाती है। सन फार्मा भी लगभग उतना ही। अच्छा। और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स तो 8.2% तक खर्च करती हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये संभव है। अब चुनौती ये है कि इन कुछ कंपनियों की अच्छी आदत को पूरे उद्योग की आदत कैसे बनाया जाए। तो लेख में इसका हल क्या बताया गया है? क्या सिर्फ कंपनियों से अपील की गई है कि वो ज्यादा खर्च करें? नहीं, सिर्फ अपील से काम नहीं चलता। लेख 5 ठोस नीतिगत कदमों का सुझाव देता है। क्या है वो? पहला, सरकार ऑटो, फार्मा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए R&D से बिक्री का एक अनुपात तय करे जो हर साल धीरे धीरे बढ़े। दूसरा, उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच जॉइंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। ये दूसरा पॉइंट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमारे विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार है? उनका फोकस तो ज्यादातर थ्योरी पढ़ाने पर रहता है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री की समस्याओं को सुलझाने पर कम। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसीलिए लेख का चौथा सुझाव इसी समस्या का हल है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ही उद्योग के साथ सहयोग करना सिखाया जाए। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया जाए। हाँ, और तीसरा सुझाव है कि रिसर्च के लिए जो टैक्स छूट मिलती है उसे नतीजों से जोड़ा जाए, जैसे कितने पेटेंट फाइल हुए। और पांचवा और आखिरी सुझाव है पारदर्शिता को लेकर। लिस्टेड कंपनियों के लिए ये बताना अनिवार्य किया जाए कि वे विश्वविद्यालयों के साथ R&D पर कितना खर्च कर रही हैं। समझ गई। तो ये तो हुआ विकास का एक रास्ता, टॉप डाउन, मतलब उद्योग और तकनीक को आगे बढ़ाकर देश को आगे ले जाना। लेकिन एक दूसरा मॉडल भी है जो आजकल बहुत चर्चा में है, जो सीधे आम लोगों, खासकर महिलाओं की जेब में पैसा डालता है। हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड का लेख इसी पर है। बिल्कुल, महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने वाली योजनाएं। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। इसके अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। पिछले कुछ ही सालों में ऐसी योजनाएं चलाने वाले राज्यों की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई है। 12? हाँ, और राज्य इस पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं, लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन चिंता की बात यह है, जैसा कि लेख में बताया गया है, कि इनमें से कई राज्यों पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है। तो क्या ये एक तरह का वित्तीय जोखिम नहीं है? बिल्कुल है। लेख के अनुसार इनमें से ज्यादातर राज्यों का कर्ज उनके GSDP का 27% से ज्यादा है, और वे इन योजनाओं के लिए और उधार ले रहे हैं। इसका एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कि ये योजनाएं अक्सर चुनावों से ठीक पहले घोषित की जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका एक मानवीय पक्ष भी है जिसे हमें देखना चाहिए। और वो क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। उसमें पाया गया कि जब नई माताओं को नगद हस्तांतरण दिया गया तो उन घरों में कैलोरी की खपत 9.6 से 15.5% तक बढ़ गई। अरे वाह! और सबसे अच्छी बात यह हुई कि भोजन के उपभोग में जो लैंगिक असमानता थी वो भी कम हुई। मतलब गरीब परिवारों के हाथ में आया अतिरिक्त पैसा उनके जीवन की गुणवत्ता में सीधा सुधार लाता है। एकदम। तो क्या ये सिर्फ मछली दो बनाम मछली पकड़ना सिखाओ वाली पुरानी बहस है, या इसमें कुछ और भी है? क्या ये दोनों नीतियां R&D में निवेश और सीधे नगद हस्तांतरण एक साथ नहीं चल सकती? यही तो आज की भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है। सैद्धांतिक रूप से तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, R&D से जो संपत्ति और रोजगार पैदा होंगे उससे मिले टैक्स से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। लेकिन हकीकत में सरकार के पास संसाधन सीमित है, तो ये एक राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकता का चुनाव बन जाता है। R&D एक लंबा निवेश है जिसका फल सालों बाद मिलता है, जबकि नकद हस्तांतरण का असर तुरंत दिखता है, लोगों के जीवन में भी और वोटिंग पैटर्न में भी। ये आर्थिक प्राथमिकताओं की खींचतान तो चलती रहेगी, लेकिन देश की तरक्की के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, आंतरिक सुरक्षा। और इस मोर्चे पर राष्ट्रीय सहारा से एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। सुर्खी है, नक्सल मुक्त भारत का सपना सच होने के करीब। और ये सिर्फ एक सुर्खी नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं जो इस दावे को मजबूती देते हैं। पिछले एक दशक में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी आई है। 53%? हाँ, इस लड़ाई में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 73% की गिरावट आई है।
और आम नागरिकों की मौतों में 70% की कमी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे प्रभावशाली आंकड़ा यह है कि जो नक्सल प्रभावित जिले कभी 126 हुआ करते थे, वो अब घटकर सिर्फ 18 रह गए हैं। बिल्कुल, और इनमें भी गंभीर रूप से प्रभावित तो सिर्फ 3 ही बचे हैं। लेख में नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने का भी जिक्र है, जिसे नक्सली क्रूरता का सबसे भयावह चेहरा कहा गया है। सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? लेख इसका श्रेय 2014 के बाद अपनाई गई एक दोहरी रणनीति को देता है। पहला मोर्चा था सुरक्षा का, जहां सुरक्षा बलों ने आक्रामक तरीके से नक्सलियों के ठिकानों को साफ किया। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा मोर्चा था विकास और विश्वास का। ये रणनीति सुनने में बहुत असरदार लगती है, सुरक्षा भी और विकास भी। लेकिन क्या सिर्फ सड़कें और मोबाइल टावर बना देना काफी है? इन इलाकों में दशकों से जो सरकार के प्रति भरोसे की कमी है, क्या वो इतनी आसानी से दूर हो सकती है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दशकों का अविश्वास कुछ सालों में खत्म नहीं होता। लेकिन इस बार फर्क यह है कि विकास सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर दिख रहा है। लेख के मुताबिक इन इलाकों के लिए 17,589 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गईं। जब किसी गांव में पहली बार पक्की सड़क पहुंचती है, जब वहां मोबाइल टावर लगता है, बैंक की शाखा खुलती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। हाँ, और जब सरकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों के बिना सीधे खाते में आता है, तो व्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है। नक्सलियों का पूरा वैचारिक आधार ये था कि सरकार आदिवासी और गरीब विरोधी है। जब लोगों ने सरकार की मौजूदगी को अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए महसूस किया, तो नक्सलियों का वो जनाधार अपने आप टूटने लगा। और अब सरकार का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने का। तो ये थी देश को एक साथ जोड़ने की कहानी, बल और विकास के जरिए। लेकिन कभी-कभी देश की कहानी व्यक्तियों की कहानियों से भी बनती है। और एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी लाइव हिंदुस्तान में श्री प्रकाश जायसवाल के बारे में है। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बात है 1999 के कानपुर लोकसभा चुनाव की। चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले कांग्रेस के उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल लगभग हार मान चुके थे। सच में? हाँ, उनके सामने थे भाजपा के दिग्गज नेता जगतवीर सिंह ध्रुण, जो लगातार 3 बार से सांसद थे, और जायसवाल खुद पिछला चुनाव 2,45,000 से भी ज्यादा वोटों से हारे थे। बाप रे, इतना बड़ा मार्जिन? हाँ, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश थे और खुद जायसवाल भी हिम्मत हार बैठे थे। 3 दिन पहले हार मान चुके थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी पूरी तरह पलट गई? उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें हिम्मत दी। लेख में बताया गया है कि कैसे उन आखिरी 72 घंटों में उन्होंने खुद को संभाला, अपनी टीम में नया जोश भरा और एक आखिरी जोरदार कोशिश करने का फैसला किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया, लोगों से सीधे मुलाकात की। एक तरह से उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और नतीजा? नतीजा चौंकाने वाला था। क्या? श्री प्रकाश जायसवाल ने जगतवीर सिंह द्रोण को एक अप्रत्याशित मुकाबले में हरा दिया। अरे वाह! और वो पहली बार कानपुर से सांसद बने। इस एक जीत ने उनके पूरे राजनीतिक जीवन की नींव रख दी। और इसके बाद वो लगातार 15 साल तक कानपुर के सांसद रहे। बिल्कुल, जो किसी भी पार्टी के सांसद के लिए वहां का सबसे लंबा कार्यकाल था। बाद में वे केंद्र में गृह राज्य मंत्री और कोयला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। मतलब एक चुनाव, और वो भी आखिरी 72 घंटों की लड़ाई ने उनका पूरा राजनीतिक भविष्य तय कर दिया। बिल्कुल। उनका निधन 28 नवंबर 2025 को हुआ, लेकिन लेख का मुख्य संदेश उनकी दृढ़ता की कहानी है। बेशक उनके करियर में उतार चढ़ाव भी आए, कोयला घोटाले में उनका नाम भी आया, लेकिन इन सब के बावजूद 1999 की वो असंभव जीत उनकी राजनीतिक विरासत का सबसे परिभाषित क्षण बन गई। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी आखिरी मिनट की लड़ाई भी इतिहास बना सकती है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि एक देश कैसे बनता है। सड़क पर हमारे एक छोटे से कानून तोड़ने के फैसले से लेकर देश की आर्थिक दिशा तय करने वाली R&D और कल्याणकारी योजनाओं की बड़ी बहसों तक। और हमने देखा कि कैसे दशकों पुरानी एक हिंसक समस्या को विकास और विश्वास से हल किया जा रहा है। और कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प एक पूरे शहर की राजनीतिक कहानी को बदल सकता है। अगर हम इन सभी कहानियों को एक सूत्र में पिरोएं, तो ये सभी राष्ट्र निर्माण की उस जटिल प्रक्रिया को दर्शाती हैं। ये कानून और व्यवहार के बीच की रोजमर्रा की खींचतान, ये भविष्य के लिए आर्थिक प्राथमिकताओं पर चल रही वैचारिक लड़ाई है, और यह बल, विकास और व्यक्तिगत दृढ़ता का वो मिश्रण है जो किसी भी देश को आकार देता है। बिल्कुल सही कहा।
हर कहानी, चाहे वो एक सड़क हादसे की हो या एक चुनावी जीत की, इस बड़े राष्ट्र की कहानी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर बनती है। बिल्कुल। और यह हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। आज के स्रोतों में हमने प्रभावी कानून, अनुसंधान को धन देने, नकद हस्तांतरण और उग्रवाद से लड़ने जैसी बड़ी व्यवस्थाओं पर बात की। लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल की कहानी असंभव लगने वाली परिस्थितियों के खिलाफ एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, नीतियों और रणनीतियों की इस बड़ी कहानी में किसी देश की प्रगति आखिर कितनी व्यक्तियों के अप्रत्याशित आखिरी क्षणों के संघर्ष पर निर्भर करती है।